हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेगा। आप सभी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मुश्किल है, किंतु ये आसानी से भी पढ़ सकते हैं अगर ये वीडियो देखने तो। मैं ऐसा टीच करेगा, ऐसा एक्सप्लेन करेगा। हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, एक ऐसा होता है एक रास्ते में ऐसा जाते हैं। वो जाने के समय क्या है, वो जाने के समय इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी, वो एटीपी में बदल जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और इसी को एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन्स किधर से उत्पत्ति होता है, वो बड़ा मॉलिक्यूल, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जो है ना, वो है, उनका नाम है NADH प्लस और FADH2। ये किधर उत्पत्ति होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस में उत्पत्ति होता है और क्रेब्स साइकिल में भी उत्पत्ति होता है। वो मॉलिक्यूल्स को हम बताते हैं एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। उनका उसी में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हाइड्रोजन का रूप में रहेगा। वो हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS में आकर वो हाइड्रोजन बाहर आएगा और हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, या बाय इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्साइड, दैट को NADH प्लस विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू द हाइड्रोजन बाहर देगा, हाइड्रोजन स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स देगा। वो बाहर आ गया ना, वो इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड में काइनेटिक एनर्जी होता है उनको। वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो वन इम्पॉर्टेंट वे इट यूज टू ट्रैवल, वो प्रत्येक रास्ते में ट्रैवल करेगा। वो करने के समय वो उनका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी प्रोटॉन्स को पंप करेगा। किधर? बाहर माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, उसी में पंप करेगा। उसीलिए उनको हमको प्रोटॉन ग्रेडियंट मिल जाएगा वो आउटसाइड ओवरऑल। नाउ अभी हम डिटेल में देखें ये फोटो ETS सिस्टम किधर, वेयर इट विल बी टेकन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक का रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन भी, दो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग में। वो इनर मेम्ब्रेन का अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन का अंदर में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, हाउ कैसा होता है, कैसा बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? 5 कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन दीज 5 कॉम्प्लेक्सेस रहेगा। किधर? अंदर, इनसाइड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। वो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस किधर है? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में है। अभी ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ प्लेस रहता है ना, वो बताते हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी ये 5 कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स उनका नाम भी दिया था। वो पहला का नाम है NAD डिहाइड्रोजनेज, काम करता है इधर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। और दूसरा है मैट्रिक्स साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं,
थर्ड का सेकंड कॉम्प्लेक्स को सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, थर्ड कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम BC1 और फोर्थ कॉम्प्लेक्स को हम बताएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंजाइम्स जो एंजाइम्स का नाम है ना, उनका ऊपर हम नाम दिया। और इसी में 5 कॉम्प्लेक्सेस में ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3 और 4, वो 4 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दे पार्टिसिपेट करेगा। वो 4 complexes only will involve in the electron transport. So 5th कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वो ATP बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, वो ATP बनाएगा 5th कॉम्प्लेक्स। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस है तो ATP बन जाएगा। अभी हम शुरू करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में जब NADH प्लस जो उत्पत्ति हो गया ना, किधर किधर ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज है, और मैट्रिक्स में जब पूरा कप साइकिल के साथ पूरा कितना ये अब NADH प्लस हमको मिला था 4, 1 लिंक रिएक्शन में और 3 कप साइकिल में कितना, 1 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड है तो 4 प्लस 4 into 2 8 NADH produced in the matrix, 2 will be produced in the glycolysis from कदर से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल्स आता है। वो मॉलिक्यूल क्या बताते हैं हम, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है। वो मॉलिक्यूल जब मैट्रिक्स में आए से कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में पास में आ जाएगा ना, वो समय NADH प्लस ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइजेशन तो हाइड्रोजन बाहर देता है। वो क्यों लेगा, FAM फ्लेवाइन मोनोन्यूक्लियोटाइड वो लेगा, लेकर क्या करेगा, उनको स्प्लिटिंग करेगा, टूट जाएगा हाइड्रोजन। कैसा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कितना हाइड्रोजन आता है, 2 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है और 2 प्रोटॉन्स भी आता है उसी से। देखिए अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स FMN के पास से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में, वो रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। जब ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के समय ये इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग होकर बाहर आ गया ना, बहुत जो ज्यादा एनर्जी होता है उसमें, वो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता, वो एनर्जी यूज कर 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा, किधर से, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस को पंप करेगा। ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो उत्पन्न हो गया ना NADH से 2 इलेक्ट्रॉन से, वो 4 प्रोटॉन्स को पंप करेगा। ये ऐसा पंप कर ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इनर मेम्ब्रेन का अंदर में ट्रैवल करेगा। इसी ईयर व्हाट हैपेंस, ये वो इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो लेकर यूबिक्विनोन रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स लेने तो रिड्यूस हो जाएगा तुरंत। ये यूबिक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन H2 फॉर्मेशन को देगा। ये यूबिक्विनोन H2 हम बुलाते हैं यूबिक्विनोन को आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आता है और यूबिक्विनोल बदल जाएगा। ये यूबिक्विनोल कैसा बनाता है, यूबिक्विनोन को 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से प्रोटॉन लेकर UQH2 यूबिक्विनोल हाइड्रोजन बन जाएगा। बाद में ये यूबिक्विनोल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर ये हाइड्रोजन को स्प्लिट करता है, टूटता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो आता है 2 इलेक्ट्रॉन
साइटोक्रोम बी में जाएगा। किधर है साइटोक्रोम बी? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को हम बताएगा साइटोक्रोम BC1, क्योंकि साइटोक्रोम बी है, इसमें साइटोक्रोम C1 भी है, उसीलिए हम बुलाते ये इनको साइटोक्रोम BC1। ये थर्ड कॉम्प्लेक्स में है। वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम बी को पहुंचेगा। वो पहुंचने के बाद साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर FeS मीन्स आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को बदल जाएगा। उधर से साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल हो जाएगा। ये पूरा ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करेगा। ऐसा वो 4 प्रोटॉन्स पंप कर ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को दिएगा। ये साइटोक्रोम C किधर है? इनर मेम्ब्रेन का आउटर साइड में है। ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का बाहर साइड। ये नीट बिट है, किधर है ये साइटोक्रोम C किधर से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो भी पूछ सकते हैं। साइटोक्रोम C1 से। साइटोक्रोम C1 किधर है? ये कॉम्प्लेक्स 3 में। इधर आने के बाद साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से बाहर आकर उनको अटैच कर जो है ना, वो साइटोक्रोम C को बदल जाएगा। साइटोक्रोम C कैसा फंक्शन करता है वो मोबाइल कैरियर बताते हैं। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो इट विल कैरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। इधर से इधर ला सकता है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ आ सकता है ये साइटोक्रोम C। इसीलिए हम साइटोक्रोम C को बताते ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो पूरा साइटोक्रोम C में मोबाइल कैरियर क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो which is the mobile electron carrier in the cytochrome CPS? This is the answer. Now साइटोक्रोम C कितना आया? 4th कॉम्प्लेक्स को आया था। अभी इतना तक सुनिए। अभी हम ये किधर से आता है? NADH+ से आने तो ऐसा का इधर मिलता है। अभी कॉम्प्लेक्स 2 ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 2 है ना, हम उनको FADH भी कुछ काम करेगा। FADH से H2 में भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आकर वो भी कुछ काम कर प्रोटॉन्स को पंप करेगा। वो कैसा करेगा अभी हम देखेगा। ये सक्सिनेट फ्यूमरेट बदल जाएगा ना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। सक्सिनेट मैलेट बन जाएगा डायरेक्टली, किंतु इधर दिया ये स्टेप सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड से बदल जाएगा। वो समय FADH2 बाहर आएगा, बन जाएगा। वो FADH2 इधर ये कॉम्प्लेक्स 2 में एंटर हो जाएगा। बाद में ये FAD बन जाएगा, हाइड्रोजन्स बाहर देगा। वो हाइड्रोजन्स भी स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, किंतु ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को बदल जाने के समय ये प्रोटॉन्स को पंप नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स 1 और 3 में प्रोटॉन्स पंप करता है, किंतु इधर नहीं करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है नीड को। और ये क्या करता है? प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रैवल करता है ना, जो एनर्जी बाहर आता है इधर पंप करने का काम करता है, किंतु इधर वो एनर्जी इधर भी आता है, किंतु वो क्या काम करेगा? ये फ्लावाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है। डाइन्यूक्लियोटाइड को टूटने का ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी पंप करने का बिना पंप नहीं कर सकते है। वो यूटिलाइज इधर होता है, FAD बनने का होता है, इसीलिए वो पंप नहीं करेगा। आप याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से प्रोटॉन्स नहीं पंप करेगा।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है, 4। उसी में दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 है ना, उसी में पंप नहीं होता, अदर 3 कॉम्प्लेक्सेस में पंपिंग होता है। ये नीट का बिट है, रिमेंबर। इधर जब ये FAD FES को देता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, इधर पंपिंग नहीं होता, और ये इलेक्ट्रॉन्स अब मेम्ब्रेन इनसाइड अंदर मेम्ब्रेन है ना, वो उसी में यूबिक्विनोन को देगा, इधर के जैसा है ना वैसा यही यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन को रिड्यूस होकर वो बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन H2 बदल जाएगा, H2 बनाएगा। ये रिड्यूस होता है, बाद में ऑक्सीडाइज होकर यूबिक्विनोल बनता है। UqH2 क्या बताते हैं हम, यूबिक्विनोल। वो भी टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट में दिया था, जरूर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये यूबिक्विनोल इधर जैसा होता है, इधर भी ऐसा ही होता है, किंतु कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में पंपिंग नहीं होगा, इसीलिए यही डिफरेंस है। बाद में ये यूबिक्विनोल हाइड्रोजन को स्प्लिट कर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में एंटर होकर साइटोक्रोम B से उधर से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, उधर से साइटोक्रोम C को बदल जाएगा। जब ये बदल जाते रहते हैं ना, वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेकर इधर 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पंप हो जाएगा। यदि ये इधर से आने होते भी 4 आता है, इधर से आने होते भी 4 पंप होता है। ये समझ, ये जरूर याद रखना। बाद में साइटोक्रोम, ये सभी दोनों का एक ही है रास्ता। साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो बाहर अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन को बाहर साइड में रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन के साथ किधर पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को पहुंचेगा। ये कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम रहेगा इधर। साइटोक्रोम C ये है ना मोबाइल कैरियर, उनका नाम पर ऑक्सीडेज बनेगा। ये कैसा करता है, साइटोक्रोम 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में ये क्या क्या होता है, 2 कॉपर मॉलिक्यूल्स होता है, कॉपर A और कॉपर B, और 2 साइटोक्रोम्स भी होता है। वो क्या है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, 2 कॉपर मॉलिक्यूल्स और 2 साइटोक्रोम्स रहेगा किधर, कॉम्प्लेक्स 4 में। अभी देखिए साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉम्प्लेक्स 3 से 4 तक लाया था। बाद में ये साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर A मॉलिक्यूल को देगा। ये कॉपर मॉलिक्यूल ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम A को देगा, बाद में उधर से साइटोक्रोम A3 को बदल जाएगा। साइटोक्रोम A3 से ये कॉपर B मॉलिक्यूल को देगा। जब ये ऐसा ट्रैवल करता है ना, वो समय जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स में है, वो एनर्जी से 2 प्रोटॉन्स को पंप करेगा मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस को। सो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर पहुंचा, इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचा था। बाद में इधर ऑक्सीजन का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन किधर काम करता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में टेल एंड में, एंडिंग में इनका काम है। वो क्या करेगा, ऑफ O2 लिखा था आपके किताब में। ऑफ O2 का मतलब ये आटम, एक आटम ऑफ द ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन को लेकर, और ये इसी से जो इलेक्ट्रॉन्स आता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिलाकर हाइड्रोजन बनकर ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन इनके साथ मिलाकर H2O, या वन आटम, और ये 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 हाइड्रोजन बनकर H2O बन जाएगा। ये एक भी पूछ सकते हैं, वो फर्स्ट स्टार्टिंग में इक्वेशन में दिया था, क्या दिया था, वो ग्लूकोज प्लस का ऑक्सीजन गिव्स क्या दिया था,
ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। वाटर किधर आता है? इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में टेल एंड में आता है। ये भी नीड बिट है। ये वाटर जनरेटेड वाटर है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उत्पत्त हो गया, इसलिए ये वाटर को हम बताते मेटाबॉलिक वाटर बताते। ऐसा ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ऐसा घूमने थे इधर तक आने, तो फाइनल में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर प्रोटॉन लेकर H2O बन गया। अभी हमको ये क्यों पंप होता है? वो पंपिंग करता है ना, कॉम्प्लेक्स 1 में पंपिंग करता है, कॉम्प्लेक्स 3 में पंपिंग करता है प्रोटॉन्स को, कॉम्प्लेक्स 4 में भी पंपिंग करता है। क्यों ऐसा करता है? इधर आप एक बात ध्यान से सुनो। ये जब प्रोटॉन्स पंपिंग होने, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा किधर? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और वो मैट्रिक्स का प्रोटॉन्स इधर से पंप होता है ना, इसीलिए इधर कम हो जाएगा। ये अभी हमको एक बात भी याद आना पड़ेगा, वो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसा काम करता है? एक मेम्ब्रेन चाहिए और प्रोटॉन पंप चाहिए और प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एनर्जी चाहिए। अभी देखिए, ये प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन से आता है, प्रोटॉन पंप करता है, और ऐसा ये ज्यादा होने को प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया था, और एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूज कर रहा था। मेम्ब्रेन यदि इनर मेम्ब्रेन है, वो ये भी ऐसा भी पूछ सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या काम करता है? मेम्ब्रेन जो बताया था ना, हमको केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में उधर मेरा वीडियो देखिए, उधर पूरा मैंने एक्सप्लेन करा था। बाद में इधर आने के बाद उधर क्या होता है, क्या रहेगा केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में? एटीपी सिंथेज, दो मॉलिक्यूल्स होता है। एटीपी सिंथेज में दो पीसेस होता है मॉलिक्यूल्स। वो एक मॉलिक्यूल हम बताते वो है F0, और दूसरा मॉलिक्यूल बताते F1। वो जो काम उधर करेगा, ये भी इधर ही वही काम करेगा। वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था ना मैम, वो उधर वही काम करेगा। यह F0 क्या करता है? प्रोटॉन्स इधर दिया था, वो क्या दिया? इनर मेम्ब्रेन ये है, आउटसाइड ये मेम्ब्रेन, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मीन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये मैट्रिक्स है। कैसा बदल सकता है? ये प्रोटॉन्स जब F0 किधर रहता है? ये इनर मेम्ब्रेन का अंदर रहता है। ये कैसा काम करता है? ये प्रोटॉन को बाहर जाने का रास्ता बन जाएगा, वे कैनाल बन जाएगा। ये रास्ते में से ये बहुत जोर से बाहर आता है, क्योंकि इधर ज्यादा है प्रोटॉन, अंदर कम है, इसलिए डिफ्यूज हो जाएगा बहुत जोर से। वो जोर से आने के समय ये F1 पार्टिकल और एक है वो एटीपी एज में, वो F1 को F0 को अटैच किया है, तो ऐसा अटैच कर हो जाएगा, ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। ये जब आता है ना, फोर्स से आता है ना, ये जोर से जब आने के समय ये इनको ऐसा रोटेट करेगा। वो रोटेट करने तो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगा। वो मीन्स ऐसा रोटेट होने के समय एनर्जी बाहर आता है ना, वो एनर्जी क्या करेगा? एडीपी और फास्फेट को लेकर ऐसा क्रश कर दोनों को मिलाकर एटीपी बनता है। एटीपी बनने के समय एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कैसे मिलता है? ये F1 पार्टिकल ऐसा रोटेट होने के समय एनर्जी एटीपी बनने का वो यूज करता है। ऐसा एटीपी बनेगा और प्रोटॉन फिर मैट्रिक्स में अंदर जाएगा। ऐसा
एटीपी, एडीपी प्लस पी एटीपी बन जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कुछ डिफिकल्ट है, मुश्किल है? नो, इट इज नॉट एट ऑल। नाउ अभी एक बार बताऊंगा, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स जो रास्ता वो एक प्रत्येक स्पेशल वे में ट्रैवल होकर एटीपी बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स का किधर से आता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बनता है, ऑक्सीडेशन कर इलेक्ट्रॉन्स आता है, वो फास्फोरिलेशन करता है क्या? एडीपी प्लस फास्फेट को मिलाना, फास्फेट मिलाना को फास्फोरिलेशन बोलते हैं। वही बाद में अभी देखिए ये कैसा होता है। अभी स्टोर्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स उत्पन्न हो गया किधर? ग्लाइकोलाइसिस में और मैट्रिक्स में जो लिंक रिएक्शन है, और दूसरा क्रेब्स साइकिल में, ये दोनों में उत्पन्न हो गया। वो कैसा? NADH प्लस 2 ग्लूकोज से 2 बन जाएगा किधर? ग्लाइकोलाइसिस में, और 8 बन जाएगा ये ग्लूकोज से लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मिलाकर, टोटल 10 बन जाएगा। ये क्या करता है? 10 वो और 2 FADH भी बन जाएगा किधर? इधर अब क्रेब्स साइकिल में। ये क्यों हम बताते थे? FADH2 और NADH प्लस आर स्टोर्ड एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, उसमें हाई पावर इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। उधर जब वो क्रेब्स साइकिल रिएक्शंस होता, और जब उधर बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टूट जाएगा ना, वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आएगा, वो उसमें एनर्जी इसमें बदल जाएगा, इसलिए एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बताते हैं। वो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स वो स्टोर्ड एनर्जी बाहर निकालेगा। एनर्जी कैसा? किधर? माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन्स है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में रहता है, कैसा रहता है? 5 कैसा रूप में रहेगा? 5 कॉम्प्लेक्स के रूप में। वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस किधर रहता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। ये 5 काम कर एटीपी बन जाएगा। कैसा? ये NADH प्लस को यूज करेगा और FADH2 को भी यूज कर देगा। वो ऐसा जाता है। अभी इधर भी एक कम है, NADH प्लस 3 एटीपी बन जाएगा, और FADH प्लस H2 इट विल गिव ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। वो भी मैं बताऊंगा। ये जब NADH कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास आएगा, वो NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज कर NADH प्लस को NAD बन जाएगा। डीऑक्सीडाइज मीन्स हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। वो रिमूव्ड और हाइड्रोजन FMN ने वो उनको हाइड्रोजन को टूट जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऐसा टूट जाएगा। दे विल स्प्लिट। दो इलेक्ट्रॉन्स FMN से Fe आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को देगा। ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए जब ये ट्रैवल करता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, वो उनका एनर्जी जो है ना उनके अंदर, वो एनर्जी 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स साइड से इनर मेम्ब्रेन स्पेस को पंप करेगा। फर्स्ट पॉइंट। बाद में आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स को जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन इनसाइड मीन्स अंदर, इनर मेम्ब्रेन का अंदर से आकर उधर यूबिक्विनोन को देगा इलेक्ट्रॉन्स। यूबिक्विनोन रिड्यूस हो जाएगा। बाद में ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स को देगा, बाहर देगा। वो इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से लेकर यूबिक्विनोल बन जाएगा। यूबिक्विनोल मीन्स यूबिक्विनोल ओनली इलेक्ट्रॉन्स
यूबिक्विनोल मीन्स हाइड्रोजन भी है इसमें। बाद में ये हाइड्रोजन जो है ना वो स्प्लिट होकर ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचेगा सीधा। इधर कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉम्प्लेक्स 3 को हम बताते हैं साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम बी और सी इसमें रहेगा। जब इधर आएगा ना ये साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को आकर साइटोक्रोम सी को बदल जाएगा। ये जब ऐसा बदल जाते जाते रहेगा ना, उनका एनर्जी वो 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस को पंप करता है। ये होने के बाद 4 ये इलेक्ट्रॉन्स फिर अब जो साइटोक्रोम सी है ना, किधर है, ये कॉम्प्लेक्स 3 का इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन का बाहर साइड में है, आउटसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन में है। ये भी इंपॉर्टेंट बिट है। ये साइटोक्रोम सी का क्या, व्हाट इज द फंक्शन, ये साइटोक्रोम सी ये हम बोलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्योंकि ये साइटोक्रोम सी ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया है ना साइटोक्रोम C1 से, वो लेकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक लाता है। अभी देखिए वो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 देखा, कॉम्प्लेक्स 3 देखा, कॉम्प्लेक्स 4 को भी तक आया था। कॉम्प्लेक्स 2 में ये फिर FADH2 है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इधर ऑक्सीडाइज कैसा होता है, वो किधर उत्पन्न होता है FADH2, जब एक क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड बदलने के समय सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, ये सक्सिनिक एसिड में 2 हाइड्रोजन को लेकर इनको FAD को देगा, FADH2 बन जाएगा। FADH2 मीन्स एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये FADH2 सीधा अभी कॉम्प्लेक्स 2 में पहुंचेगा। पहुंचने के बाद इधर हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन को FAD बन जाएगा। हाइड्रोजन को स्प्लिट होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये ट्रैवलिंग करता है ना, उस समय वो किसी का प्रोटॉन भी पंप नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बिट है। और ये इलेक्ट्रॉन सीधा अंदर इनर मेम्ब्रेन का अंदर से जाकर यूबिक्विनोन, इधर भी यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल को बन जाएगा। यूबिक्विनोल में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर स्प्लिट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम भी, इधर से रास्ता एक ही है दोनों का। ये इधर से आकर ऐसा आता है, वो इधर से आकर ऐसा होता है, दोनों का रास्ता एक ही है। ये भी आप याद रखना। देखिए ये जब साइटोक्रोम बी से जब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ये पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन C1 जो साइटोक्रोम C बाहर का इनर मेम्ब्रेन का बाहर साइड है ना, उनको देगा। ये साइटोक्रोम C को हम बताते इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर। वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होना भी इधर पहुंचेगा, ऐसा होना भी इधर ही पहुंचेगा। या इधर से आकर इधर पहुंचने के समय ये 4 प्रोटॉन पंप करता है, इधर से जानकर ऐसा जाने के समय भी ये 4 प्रोटॉन पंप करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनल ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा। कॉम्प्लेक्स 4 में को हम बुलाते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज रहते हैं, ऑक्सीडेज बताते हैं। ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 में क्या कह रहा है, कॉपर ए और कॉपर बी मॉलिक्यूल्स है, और उनके साथ साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 भी है। ये साइटोक्रोम C जो इलेक्ट्रॉन्स लाया था इधर से कॉपर ए मॉलिक्यूल को देगा, उधर से ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम A को बदल जाएगा, उधर से साइटोक्रोम A3 को बदल जाएगा, बाद में कॉपर बी को बदल जाएगा। ये ऐसा ट्रैवलिंग करने के बदलने के समय ये 2 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेनल स्पेस को पंप करेगा।
फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स किधर पहुंचा, मैट्रिक्स साइड में बाहर पहुंचा था। वो समय ऑक्सीजन जो इंपॉर्टेंट है ना एरोबिक रेस्पिरेशन को, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर ही काम कर रहा है एंडिंग में। वो ऑक्सीजन ऑफ O2 लिखा था उधर। ऑफ O2 का मतलब एक आटम, वो आटम ऑक्सीजन आटम दो हाइड्रोजन प्रोटॉन को लेकर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आता है ना, ये दोनों दो एनम मिलकर दो हाइड्रोजन बन जाएगा, और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बन जाएगा। वाटर किधर कौन सा कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में। ये पूरा आप सुनने तो देखने तो क्या समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट 4 कॉम्प्लेक्स में होता है। वो क्या काम करता है ये ट्रांसपोर्ट में, प्रोटॉन्स को पंप करता है। किधर पंप करता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। इसीलिए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और मैट्रिक्स में कम हो जाएगा। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ऐसा बन जाएगा। बाद में एक ऐसा काम करता है, कॉम्प्लेक्स 5 काम करता है। ये इनर मेम्ब्रेन इनसाइड मैट्रिक्स साइड, ये आउटसाइड है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इधर ज्यादा हो गया प्रोटॉन्स। ये बाहर आने का एक एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए। वो इधर हम क्या अप्लाई करता है, वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ना, वो इधर अप्लाई करेगा। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को डिफ्यूज होता है। होने का समय ये एटीपी एंजाइम में दो पार्टिकल होता है, ये F0 और F1। F0 क्या है, ये चैनल बनाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स कैनॉट diffuse through the membrane as they are the charged particle. So ये प्रोटॉन्स ये चैनल से बाहर आएगा आने के समय, और दूसरा पार्टिकल जो है ना एटीपी सिंथेज में F1, ये F0 F1 ऐसा रहता है। ये स्पीड से इसमें आकर ऐसा घूमते रोटेट करते हैं। ये रोटेट करने तो और रोटेशन में थोड़ा एनर्जी बाहर रहता है। वो एनर्जी क्या करता है, एडीपी और फास्फेट को प्रेस करता है। प्रेस करने तो एटीपी बन जाएगा और ये बाहर जाएगा। क्यों ऐसा फोर्स में आता है, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, का प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने के समय बहुत जोर से जाता है, इसलिए रोटेट होता है ऐसा करने के समय। और एक पॉइंट भी दिया था वो, NADH प्लस प्रोड्यूसेस 3 ATP। कैसा, अभी देखिए NADH कॉम्प्लेक्स 1 से तीसरा कॉम्प्लेक्स को जाने के समय कितना प्रोटॉन पंप कर रहा था, 4। और कॉम्प्लेक्स 3 से फोर्थ कॉम्प्लेक्स को आने का समय कितना प्रोटॉन पंप कर रहा था, 4। और कॉम्प्लेक्स 4 में कितना, 2। 4 + 4 + 2 10। अभी 4 प्रोटॉन एक बार बस 1 by 1 जाने तो एक एटीपी बन जाएगा। सो 10/4 इज 2.5 ATP। मतलब हम ले सकते हैं ये नियरली इट इज 3। सो 3 ATP बन जाएगा, किंतु FAD 2 ही बन जाता है। कैसा, FAD इधर पंपिंग नहीं करता है, ये सिर्फ इधर 4 का प्रोटॉन का पंप करता है, इधर 2 प्रोटॉन का पंप करता है। कितना पंप हो गया, 4 + 2 4 + 2 6। 6/4 1.5। 1.5 को भी हम 2 ATP के लेता, 2 ATP ऐसा ये ATP बन जाएगा। ये हम बताते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप थोड़ा ध्यान से सुनने तो ये सभी कभी भी आपको मुश्किल नहीं होता। इनके जो मैंने एक्सप्लेन किया है उनके बिना जो कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं नीट में, आई एम एश्योरिंग यू। ज्यादा इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, किधर आता है किधर से आता है और क्या सा कैसा होता है, ये सभी है बस। इसलिए ध्यान से सुन लिए, देखिए, और चाहे तो टेक्स्ट बुक में भी पढ़िए। अब पूरा समझ सकते हैं, समझ पड़ेगा आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइए, अब अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव द लाइक एंड, और मैंने दूसरा वीडियोस भी बन जाएगा ऐसा ही एक्सप्लेन कर।
वो भी एक बार देखिए, क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से नीट लेवल तक ऐसा एक्सप्लेन करा था सभी में। अभी मैं क्यों मैंने नहीं जानते, क्यों आप तक नहीं पहुंच रही है। एक बार अब जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा समझने का बहुत समय लगेगा, किंतु ये देखने तो आधा घंटा में पूरा समझ सकते हैं, ऐसा ही जरूर देखिए। और मैं वीडियोस फर्दर भी आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बैलेंस शीट और एम्फिबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। बाद में मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट करने 1 वीक लगेगा, 1 सप्ताह। बाद में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरेंसी डिस्कस करेगा, उनके बाद मॉलिक्यूलर बेस इनहेरेंसी, उनके बाद बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उत्तर तक मैं ये जनवरी के एंडिंग के पहले मैं कल खत्म करूंगी ये सभी, और ना फरवरी फर्स्ट वीक से। ये क्यों मैंने ले था ये टॉपिक्स को, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और स्टूडेंट्स को समझना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने वो सिंपल करने का, अच्छी तरह वो लोगों को समझने का मैंने ये टॉपिक चूज किया। बाद में फरवरी मार्च में मैंने पूरा अदर टॉपिक्स है ना, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड सेल डिवीजन एंड सेल लिविंग सेल एंड सेल डिवीजन, और ये सेकेंड ईयर में जो है ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो सभी कंप्लीट करेगा। ये सभी आपको तुरंत पहुंचने का चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो सब्सक्राइब करने तो तुरंत आपके पास मिलेगा। ओके, गुड लक।